ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सभी गुरुजनों को सादर चरण वंदन। जो कुछ गुरु परंपरा से मैंने यहाँ सीखा है आईकाश से, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कोई भी कमी हो, भूल चूक हो, उसके लिए मुझे मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक है योगिनी दशा, उस पर हम चर्चा करेंगे। बृहद पाराशर में जो योगिनी दशा है वो भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया था, और योगिनी दशा का प्रयोग हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल आदि क्षेत्रों में विशेष रूप से होता रहा है। और तंत्र शास्त्र में भी योगिनी दशा जो है 64 बताई गई है, और बृहद पाराशर, होराशास्त्र तथा मानसागरी में 8 योगिनी बताई गई है, जिन्हें कि अष्ट योगिनी कहा गया है। ये अष्ट योगिनियां हैं मंगला, पिंगला, धान्या, ब्राह्मणी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा तथा संकटा। बृहद पाराशर में जो 6 श्लोक और मानसरी के लगभग 85 श्लोकों द्वारा योगिनी दशा पर प्रकाश डाला गया है। और शास्त्रों के अनुसार 4 योगिनी दशाएं शुभ और 4 योगिनी दशाएं अशुभ बताई गई है, जिनमें मंगला योगिनी दशा, जिसके स्वामी मंगल है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, यह दशा शुभ बताई गई है, और इसके द्वारा सभी प्रकार के भोग और ऐश्वर्य की, आनंद आदि की प्राप्ति होती है। दूसरी दशा जो है पिंगला है, जिसके स्वामी सूर्य है। यह दशा, इसको अशुभ माना गया है। इसके अंदर विभिन्न तरह के रोग, चिंताएं आदि अशुभ परिणाम बताए गए हैं शास्त्रों में। तीसरी दशा है धान्य, जिसके स्वामी गुरु हैं। गुरु की दशा जो है, इसके अंदर सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य आदि की सिद्धि बताई गई है। चौथी दशा है ब्राह्मणी, जिसके स्वामी मंगल है। इसको भी अशुभ बताया गया है, और इसमें भी विविध तरह के अशुभ परिणाम बताए गए हैं। पांचवी दशा है भद्रिका। भद्रिका दशा के स्वामी बुध हैं, और इसे भी शुभ बताया गया है, और इसमें सभी प्रकार के सम्मान और मंगल आदि की प्राप्ति होती है। छठी दशा है उल्का, जिसके स्वामी शनि है, और यह भी अशुभ बताई गई है। इसमें सभी तरह की हानि आदि वगैरह के होने की फल बताए गए हैं। सातवीं दशा है सिद्धा। सिद्धा दशा के स्वामी शुक्र है, और इससे शुभ बताया गया है, और इसमें सभी तरह के मंगल कार्य होना बताया गया है। आठवीं दशा है संकटा, जिसके स्वामी है राहु और केतु। संकटा महादशा जो है, इसको भी अशुभ माना गया है। इसमें जातक को विभिन्न प्रकार के रोग, शत्रु, भय, संकट आदि का सामना करना पड़ सकता है। योगिनी दशा जो है, यहाँ पर देखें हम, मंगला दशा, जिसके स्वामी चंद्रमा है, इसकी अवधि 1 वर्ष की ही होती है, और यह आद्रा, चित्रा और श्रवण नक्षत्र से शुरू होती है। जिसमें जब चंद्रमा आद्रा, चित्रा, श्रवण में होता है, तब पहली दशा मंगला की होती है। उसके बाद दूसरी दशा आती है पिंगला की, जिसके स्वामी सूर्य है, और इसकी दशा अवधि 2 वर्ष की है। यह दशा पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठ नक्षत्रों के द्वारा प्राप्त होती है। तीसरी दशा है धान्या, जिसके स्वामी गुरु है, इसकी अभी 3 वर्ष की है, और पुष्य, विशाखा और शतभिषा नक्षत्र के द्वारा यह दशा आती है। चौथी दशा है ब्राह्मणी, इसके स्वामी मंगल है, इसकी अवधि 4 वर्ष की है, और यह अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा और पूर्व भाद्र नक्षत्र से आती है। पांचवी दशा है भद्रिका। भद्रिका दशा जो है वो, उसके स्वामी बुध है, इसकी समय अवधि होती है 5 वर्ष की, और भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तरा भाद्र नक्षत्र से दशा आती है। छठी दशा है उल्का, जिसके स्वामी शनि है, और इसकी अवधि 6 वर्ष की है, और कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूल और रेवती नक्षत्र से दशा प्रारंभ होती है। सातवीं दशा है सिद्धा, जिसके स्वामी शुक्र है, और इसकी अवधि 7 वर्ष की है, और रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व षाढ़ नक्षत्र से दशा आती है। आठवीं दशा है संकटा, जिसके स्वामी है राहु, और इसकी अवधि है 8 वर्ष की, और मृगशिरा, हस्त, उत्तराषाढ़ नक्षत्र से दशा आती है। और टोटल दशाओं की अवधि 36 वर्ष की है, और एक व्यक्ति के जीवन में लगभग 3 दशाएं एक बार आ सकती है। 3 दशाओं का चक्र जो साइकिल है, वो 3 बार आ सकती है।
अब यहाँ हम करते हैं कैलकुलेशन कैसे करी जाए। तो जन्म के जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र की जो संख्या है उसको, उस नक्षत्र की संख्या आप ज्ञात कर लें और उस नक्षत्र में 3 अंक जोड़कर उसमें 8 का भाग दे लें, तो शेष बचेंगे, वह योगिन दशा आएगी। और यदि शेष शून्य आ रहा है तो उसको 8 ही समझ लें। अब जैसे कि चंद्रमा जन्म का किसी जातक के अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र की जो क्रम संख्या में पहला नक्षत्र आता है, तो उसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 बचेगा। और इस 4 जो है, 4 नंबर की दशा है ब्राह्मणी, तो जहां तक की पहली दशा ब्राह्मणी की होगी, उसके बाद आगे की कंटिन्यू चलेगी। इसी प्रकार यदि जैसे चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है और विशाखा नक्षत्र जो है 16 नंबर का आता है, अब इसमें 3 जोड़ेंगे और 19 का भाग, सॉरी 8 का भाग लगाएंगे, तो यहां पर हमें बचेंगे 3। तो जन्म की पहली दशा 3 नंबर की यानी कि धान्य प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार रेवती नक्षत्र है, जो चंद्रमा जो है उसमें चंद्रमा है, तो उसमें 3 जोड़ देंगे, 27वां नक्षत्र है रेवती, तो 30 आ गए और 30 में 8 का भाग देने पर हमारे पास बचते 6। तो जन्म की पहली दशा 6 नंबर की यानी कि उल्का होगी। अब प्रत्येक दशा का जो मान है, वह मंगला का 1 वर्ष, पिंगला का 2 वर्ष, धान्य का 3 वर्ष, ब्राह्मणी का 4 वर्ष, भद्रिका का 5 वर्ष, उल्का का 6 वर्ष, सिद्धा का 7 वर्ष, संकटा का 8 वर्ष। अब ये मान जो है दशा, जो एक नक्षत्र है उसके मान के बराबर है, 13 डिग्री 20 मिनट के बराबर है, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट पूरा का पूरा एक जो दशा है उसकी पूरी अवधि को दर्शा रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि चंद्रमा एग्जैक्ट पूरे 13 डिग्री 20 मिनट दिखाएगा नहीं, तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र में वो कितने भोगांश पर है वो देखेंगे। जैसे मान लें कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है कि जातक का जन्म पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में हुआ है और सिंह राशि में 16 डिग्री 6 मिनट पर है, तो सिंह राशि में मगर नक्षत्र का विस्तार जो है 13 डिग्री 20 मिनट तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुन नक्षत्र आता है। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र जो है 11वां है, तो हम यह गणना, क्षमा चाहता हूँ नेट की प्रॉब्लम की वजह से। यहां पर हमने देखा कि दशा की जो अवधि है उसमें जो नक्षत्र के पूरे मान में और नक्षत्र के जो भोग काल है उसके गुना करने पर दशा की जो कुल अवधि, उसमें नक्षत्र के मान का भाग देकर भोग काल के भाग देने पर जो दशा निकल कर आएगी वो भुक्त दशा होगी, और उसको कुल दशा की अवधि में से घटा देंगे तो शेष भुक्त दशा हमारे पास शेष बच जाएगी। इसी तरह से अंतरदशा भी हम निकाल सकते हैं। अंतरदशा के लिए दशा के जो कुल, महादशा के कुल वर्ष और अंतरदशा के कुल वर्ष जो है उसको उसके अंदर 36 का भाग देंगे। दशा के कुल वर्ष को गुना करेंगे अंतरदशा के कुल वर्ष से और उसमें 36 का भाग देंगे, और या इसमें इन दोनों को गुना करने के बाद 10 से भी गुना करेंगे तो भी ये दशा के मान निकल आएंगे। विंशोत्तर दशा की तरह ही यहाँ भी अंतरदशा पहले, सबसे पहले उसी की ग्रह की आएगी जो जिसकी महादशा है। अब ये काम कैसे करती है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जन्म के समय कैसे फलादेश करें कि योगिन दशा से, कि जन्म के समय जो शेष योगिन दशा है उसकी गणना कर ले, जैसे कि हमने पहले बताया था। और चलित कुंडली को भी हमको पूरा महत्व देना है यहाँ पर। फिर जन्म के समय के चंद्रमा और नक्षत्र उनको भी हम लिख लें अलग से, और फिर जन्म की जो योगिन दशा है उसको भी लिख लें। जैसे कि योगिन दशा उल्का की आई तो उसके आगे हम उसके नक्षत्र का मान भी उसको लिख ले, कौन से नक्षत्र से आ रही है। जैसे उल्का आ रही है तो पूर्व फाल्गुनी लिख लिया हमने उसके आगे। उसके बाद कंटिन्यू सिद्धा आएगी, तो सिद्धा जो आ रही है उत्तरा फाल्गुनी से आ रही है। फिर उसके बाद कंटिन्यू में संकट आएगी जो हस्त से आ रही है। ऐसे हमको कंटिन्यूस करना है। फिर अगली दशा जो योगिन दशा है उसके नक्षत्र को भी लिखते चले और लगातार लिखते चले जाए। और जब रेवती नक्षत्र आ जाए तो वहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अगली दशा आएगी उसमें रेवती के बाद अश्विनी भरणी कृतिका को छोड़कर सीधे रोहिणी पे जाना है। इस प्रकार हमें प्रत्येक नक्षत्र पर एक योगिन दशा हमको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि विंशोत्तर दशा में कुल दशावधि 120 साल की होती है। एक व्यक्ति एक नक्षत्र की दशा को अपने जीवन में एक ही बार भोग पाता है, लेकिन यहाँ योगिन दशा जो है वो उसकी साइकिल 3 हो जाती है कम से कम। और इन 3 साइकिलों में हमको अलग अलग नक्षत्रों को सेलेक्ट करना है। जब जैसे कि मंगला की दशा आ रही है तो मंगला की दशा 27 नक्षत्रों में
जो है वो 3 बार पुनरावृत्ति हो जाएगी, 3 बार आ जाएगा। तो प्रत्येक नक्षत्र जो है मंगला का, उसके साथ साथ अलग अलग हमको प्राप्त हो गए। और प्रत्येक योगन दशा के लिए जन्म कुंडली को दोबारा बना करके और फिर दशा को हम पढ़ेंगे कि वह दशा जो किस नक्षत्र से आ रही है, जिस नक्षत्र से आ रही है वह कौन सी राशि में आ रहा है, उसको हमको लगन कुंडली बना लें। लगन कुंडली बना करके उस सारे ग्रहों को वैसे ही के वैसे बैठाना है जो जन्म के हैं, और उसके हिसाब से हमको उसको पूरे नक्षत्र को, पूरी दशा को हमको पढ़ना है। और जहां पर जो नक्षत्र 2 राशियों में आ रहे हैं उनको बराबर भागों में बांटना नक्षत्रण वाई, और उनको उसी हिसाब से आगे डिवाइड कर लेना है। और उसके हिसाब से जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र है और ये संकट आती है इससे, और ये कुल 8 वर्ष की अवधि होती है इसमें। तो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरणों को वृष राशि में और 2 चरण मिथुन में आते हैं। तो हमें जो पहले 10 जो कुंडली बनानी है 4 वर्ष के लिए, वह वृष लगन की बनानी है, और उसके बाद 4 वर्ष के लिए जो है मिथुन लगन की बनानी है। इसी प्रकार सिंह राशि में भी हम देखें कि उसका एक चरण जो है सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी का, एक चरण सिंह राशि में आता है और 3 चरण जो है कन्या में आते हैं। तो इसी और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र से हमें सिद्धा योग दशा मिल रही है जो कि 7 वर्ष की है। तो पहले 21 महीने के लिए सिंह लगन बना लें और उसके बाद 63 महीने के लिए कन्या लगन बना लें। इसी प्रकार हमको पूरे को घटना को पढ़ने में हमको बहुत आसानी होगी। इसका कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जो दशा चल रही है उस दशा के लिए पहले कुंडली बना ले और उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर ले, और नक्षत्र स्वामी और दशा स्वामी उनको भी पूरा महत्व देकर के हमको समझना है। अब उदाहरण लेकर चलते हैं यहाँ पर कि जैसे कि किसी व्यक्ति का विवाह हुआ है तो हम योगनी से कैसे माने देखें। अब जैसे कि यह कुंडली है कर्क लगन की और इनका चंद्रमा जो है तुला राशि में है 5 डिग्री 8 कला का, और चित्रा नक्षत्र में है, और नक्षत्र के स्वामी मंगल है, और जन्म को पहली योगी दशा इनको मिली है मंगला की, और मंगला के स्वामी चंद्रमा है। अब उसके हिसाब से हमने यहाँ कुंडली बनाई है, दशा को पूरा कैलकुलेट कर लिया है कि मंगला की जो पहली दशा है वो चित्रा नक्षत्र से आ रही है, उसके बाद कंटिन्यूटी में पिंगला स्वाति से आ रही है, धान्या जो है विशाखा से आ रही है, ब्राह्मणी जो है अनुराधा से आ रही है, और भद्रिका ज्येष्ठा से, और उल्का दशा है जो मूल नक्षत्र से आ रही है, और सिद्धा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से आ रही है, और इसके बाद आ रही संकटा जो कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र से आ रही है। अब विवाह के समय संकटा योग दशा चल रही थी और जिसके स्वामी राहु है और नक्षत्र स्वामी जो है सूर्य, और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के एक चरण धनु में आता है और 3 चरण मकर राशि में आता है। अब विवाह के समय जो कैलकुलेशन करनी है कि कब विवाह होना है, तो उसके लिए हमने धनु लगन के पहले कुंडली बना ली, और धनु लगन कुंडली बना के सभी ग्रहों को जैसा जन्म कुंडली में था वैसा ही बैठा लिया है। अब यहाँ देखें धनु लगन कुंडली बनाने के बाद कि हमें क्या चीज नजर आ रही है कि जन्म कुंडली का सप्तमेश जो है, यहाँ पर पीछे सप्तमेश शनि है कर्क लगन से, यह सप्तमेश शनि इस कुंडली में सप्तम भाव को देख रहा है यहाँ पर, और इस जो कुंडली बनी है अवधि के लिए उस कुंडली के सप्तमेश बुध के साथ है। तो इस दशा ने यहाँ पर इस समय ने यह कैलकुलेट करके बता दिया हमें कि साहब यह दशा ये इस अवधि में विवाह हो जाना है। उसके बाद जन्म कुंडली जो है केतु सप्तम भाव में था, जो यहाँ पर जन्म कुंडली के सप्तमेश को देख रहा है केतु यहाँ पर, और इस प्रोग्रेस कुंडली के सप्तमेश को भी देख रहा है। और इस अंतरदशा को देखें, यहाँ जो विवाह हुआ 2007 अंततः 2007 से लेकर 2009 तक थी। यहाँ संकटा युग दशा और इसका संकटा का माध्यम कर चुके हैं पहले, और इस अवधि में जो ये अवधि आई हमारे पास संकटा में उत्तराषाढ़, यहाँ पर 25/10/2015 के आसपास की विवाह हो गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। इस जातक का प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ 14 जुलाई 2021 को, पिछले वर्ष ही। यहाँ पर चंद्रमा 12 डिग्री और 50 कला का हस्त नक्षत्र में है, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, और जिसकी योगिनी दशा संकटा है। संकटा के स्वामी राहु आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले संकटा दशा है, संकटा के जो है हस्त नक्षत्र से आ रही है, मंगला चित्रा से आ रही है, पिगला स्वाति से आ रही है, धान्य विशाखा से आ रही है, और ब्राह्मणी जो है अनुराधा से आ रही है, फिर भद्रिका ज्येष्ठा नक्षत्र से आ रही है।
उसके बाद उल्का मूल नक्षत्र से आ रही है और सिद्धा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से आ रही है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तो चारों चरण ही जो है धनु राशि में आ रहे हैं। अब इस सभी ग्रह को जन्म के अनुसार वैसे ही बैठा लिया और धनु लग्न की कुंडली बना ली हमने यहाँ पर। और दशा और नक्षत्र दोनों के स्वामी एक ही ग्रह शुक्र है। दशा सिद्धा है, इसके स्वामी शुक्र है, पूर्वाषाढ़ा के भी शुक्र है। और शुक्र यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हो गए। किसी भी प्रतियोगिता के लिए छठे भाव को मुख्य रूप से देखते हैं। और शुक्र यहाँ पर अपने ही राशि में 11वें भाव में, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, यहाँ पर स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली में हम यह देखें कि 9वें और 10वें का एक राजयोग बन रहा है जिसमें सूर्य भी शामिल है। और इस कुंडली में धनु लगन में भी यहाँ पर 9वें और 10वें का राजयोग 11वें भाव में बन रहा है और इसमें एकादश भी शामिल है। तो दशा स्वामी जो है शुक्र, वो बड़े स्ट्रांगली 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि सफलता को दिखा रहे हैं। और अंतर्दशा है उल्का की, जिसके स्वामी शनि जो छठे भाव को देख रहे हैं, इस अवधि में। और यहाँ पर इनको प्रशासन सेवा में सफलता मिल गई। आरएस की राजस्थान में जो होती है आरएस की परीक्षा, उसमें इनको सफलता मिल गई। एक और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस जातक का विवाह 2020 में हुआ था और चंद्रमा धनु राशि में 1 डिग्री 26 कला का है और जो कि मूल नक्षत्र में है। और इसके स्वामी केतु है और जन्म की पहली दशा आई है उल्का की, और उल्का के स्वामी शनि है। तो उल्का पहले दशा जो उल्का आ रही है वो मूल नक्षत्र से आ रही है और सिद्धा आ रही है, पूर्वाषाढ़ा से आ रही है। उसके बाद संकटा जो आ रही है वो उत्तराषाढ़ा से आ रही है। मंगला श्रवण से आ रही है, पिंगला धनिष्ठा और धान्या सप्तमिशा नक्षत्र से। और उसके बाद आ रही भ्रामरी जो कि पूर्व भाद नक्षत्र से। और पूर्व भाद पर नक्षत्र जो है उसके चारों चरण जो है, 3 चरण मीन में आते हैं और 1 चरण अपने कुंभ राशि में आता है। तो हमने कुंभ राशि लगन की कुंडली बनाई। यहाँ पर पूर्व भाद्रपद के जो स्वामी है गुरु, यहाँ देखिए इस कुंडली में गुरु सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु ने संकेत दे दिया कि हाँ विवाह इस दशा में होना है। और अंतर्दशा स्वामी जो है शनि जन्म कुंडली के सप्तमें से। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस जातक की सर्विस 8 फरवरी 2020 को लगी थी और चंद्रमा मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में। और योग दशा आ रही है भ्रामरी की, और भ्रामरी के स्वामी है मंगल यहाँ पर 10 मेष है। और दशा को कैलकुलेट करेंगे तो भ्रामरी अश्विनी से आ रही है, फिर भद्रिका जो है भरणी से आ रही है, उल्का कृत्तिका से आ रही है, सिद्धा योगिनी रोहिणी नक्षत्र से आ रही है और शंका मृगशिरा नक्षत्र से आ रही है। उसके बाद मंगला जो है आद्रा नक्षत्र से आ रही है। अब जातक की जो सर्विस लगी संकटा दशा में, और यह दशा जो है मृगशिरा नक्षत्र से आई थी। और मृगशिरा नक्षत्र जो है वो अपने वृष राशि में आता है और 2 चरण वृष राशि में आते हैं और 2 मिथुन में आते हैं। तो इस अवधि में देखें कि मृगशिरा के स्वामी मंगल जो कि जन्म के 10वें से 10वें भाव को देख रहे हैं। इस अवधि में यहाँ पर इनकी सर्विस लग गई। और जन्म के भाग्येश गुरु जो कि 10वें भाव में है, उसको राहु देख रहे हैं जो कि संकटा के स्वामी है। इस प्रकार हम इन दशाओं को आराम से पढ़ करके और कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एक यह दशा एक टूल के रूप में हम अतिरिक्त टूल के रूप में काम करके हमें किसी भी घटना के बारे में बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर यह दशा के बारे में मैंने आपको जो बताया उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें और जो कुछ भी गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करने का प्रयास करें। और इसके साथ ही मैं अपने
इस वक्तव्य को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमस्कार।